Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStar 2021। और सेकेंड लेक्चर में हमने 8 एग्जाम्पल्स कर लिए थे और आज हम बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता ही एक रिवीजन ले लेते हैं कि किसी भी सेट को किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपको ग्रुप दिखाना है तो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और अगर एबिलियन ग्रुप दिखाना है तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वहां पे ऐड हो जाती है जिसको आप बोलते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या क्या होती है ये प्रॉपर्टीज? फर्स्ट क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ए और बी दो एलिमेंट्स इसके हैं और वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी अगर इसी का एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव लॉ में क्या था? 3 एलिमेंट्स हैं उसी सेट के, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी पहले इन दोनों पे ऑपरेशन लगाओ या इन दोनों पे लगाओ, आंसर सेम ही आएगा आपको। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करे उस सेट से, किस टाइप से कि उसके हर एलिमेंट के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ आप उसे ऑपरेट करो, आगे या पीछे, यानी ए स्टार ई करो या ई स्टार ए करो, एग्जैक्टली वही एलिमेंट दोबारा आ जाए, यानी कि कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप उस ई को क्या बोलते हो? आइडेंटिटी। फोर्थ क्या है? हर किसी ए के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी जी का इस टाइप से एग्जिस्ट करे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है एडिशन के केस में 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होती है, और अगर उन्होंने ऑपरेशन अपनी तरफ से डिफाइन कर रखा है तो हमें वो निकालनी पड़ती है, और हमने आपने पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में 2-3 एग्जाम्पल्स में आपने देखा भी था। फिफ्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 एलिमेंट ले लिए तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो 9th एग्जाम्पल देखिए, इसने कहा प्रूव दैट द सेट क्यू नॉट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, 2 ही चीजें देखनी होती हैं आपको कि ऑपरेशन क्या दिया है, सेट क्या दिया है, और उसके रिस्पेक्ट में आपने 5 प्रॉपर्टीज को चेक करना होता है। तो अब चेक भी नहीं करना है, यहाँ तो प्रूव दैट बोला इसने, इसका मतलब वो एबिलियन ग्रुप है, इट्स फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप, आपको बस उस चीज को प्रूव करना है। कई बार ये होता है कि चेक वेदर, यानी कि चेक करो कि ये है या नहीं, तो उस टाइम पे आपको वो देखना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो वैसे ऑब्वियसली ज़्यादा इजी ही होंगे ना, क्योंकि आपको पता ही है कि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। तो देखो सेट क्या दिया हुआ है? क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब नॉट नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स 0 को छोड़ के, और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती ही है कि अगर आप किन्हीं 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो वो भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट द सेट क्यू नॉट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस लाइन का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है कि दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इस सेट में। दैट इज पी डॉट क्यू क्यू नॉट को बिलोंग करेगा, जहां पी भी क्यू में से क्यू नॉट में से है और क्यू भी क्यू नॉट में से है। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं? 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। ये भी क्या होती है? रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है रैशनल नंबर्स की, दिस इज एसोसिएटिव कंपोजिशन, या फिर आप कह सकते हो एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाइड। तो इन दोनों में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, जस्ट लिखना है आपको। थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। 1 क्या एक रैशनल नंबर है? 1 क्या क्यू नॉट में बिलोंग करती है? ऑब्वियसली करती है, क्योंकि 1 को आप 1 बाय 1 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो ना। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओ, जहां क्यू नॉन जीरो है। तो 1 है, 1 को आप 1 बाय 1 लिख सकते हो ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 एक आइडेंटिटी भी है और क्यू नॉट में बिलोंग भी करती है। और किस टाइप से कि पी बाई क्यू की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करो या 1 की मल्टीप्लिकेशन पी बाई क्यू के साथ करो, वो क्या ही आएगा? पी बाई क्यू एज इट इज आ जाएगा। पी बाई क्यू हम हमेशा ए लेते हैं, ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए की बजाय यहाँ हमने पी बाई क्यू क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे आप सारे एलिमेंट क्यू नॉट से ले रहे हो, और क्यू नॉट क्या है? रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, जहाँ पे क्यू नॉन जीरो है। ठीक है, इसलिए आपने ए की बजाय पी बाई क्यू लेना है यहाँ पे। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो पी बाई क्यू है,
p बाई क्यू को क्या आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 1 आ जाए? कर सकते हैं, q बाई p से। और ये एक रैशनल नंबर है तो q बाई p भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। सो देयरफॉर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है p बाई q का। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बस इतना सा डिफरेंस है। सो देयरफॉर दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और फिफ्थ क्या था? कॉम्यूटेटिविटी। कोई दो एलिमेंट आपने ले लिए, a ले लिया, b ले लिया, a भी p1 बाई q1 फॉर्म का होगा, b भी कोई p2 बाई q2 फॉर्म का होगा, तो a डॉट b क्या होगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने इकट्ठा कर लिया, फिर इनको आगे पीछे कर दो, p2 बाई q2 कर दो और p1 बाई q1 कर दो। फिर p2 बाई q2 क्या है? a2 है, b है सॉरी, और p1 बाई q1 क्या है? a है। तो दिस इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो ये क्या है? हमारा एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। 10th देखते हैं। 10th में इसने ऑपरेशन दिया है एडिशन, और सेट क्या है? ये सेट है आपके पास। एबेलियन ग्रुप आपको शो करना है, इसका मतलब होता है आपको बस बताना है, दिखाना है। तो देखो फर्स्ट कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। स्टार्टिंग में जिसने सिर्फ क्या किए, 3 एलिमेंट लेके चले, x, y और z g में से। तो कोई भी एलिमेंट इसका भी इस फॉर्म का होगा ना, तो x क्या होगा? a1 प्लस b1 रूट 2 फॉर्म का होगा, y क्या होगा? a2 प्लस b2 रूट 2 फॉर्म का होगा, और z a3 प्लस b3 रूट 2 का फॉर्म का होगा, जहाँ पे a3 और b3 दोनों क्या है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ ना जो भी a और b यहाँ पे होंगे वो रैशनल होंगे। तो ये a1 b1 a2 b2 a3 b3 सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। और x y z तीनों किस में से हैं? g में से। जस्ट एलिमेंट लिए बस, कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ भी ले सकते हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x और y आपने उसमें से ले लिए, तो x प्लस वाई भी अगर g में जा रहा है तो वो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब x प्लस वाई क्या होगा? x की वैल्यू रखो, क्या होगी? a1 प्लस b1 रूट 2। y की वैल्यू क्या होगी? a2 प्लस b2 रूट 2। इसको इकट्ठा कर लो, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2। अब a1 और a2 दोनों रैशनल नंबर हैं, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी? रैशनल नंबर। सिमिलरली b1 और b2 दोनों रैशनल नंबर हैं, तो b1 प्लस b2 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर। तो x प्लस वाई को मैं इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ जहाँ पे ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो इसका मतलब x प्लस वाई किस में चला गया? इसमें। यानी ऐसे एलिमेंट जिनको आप a प्लस बी रूट 2 की फॉर्म में लिख पा रहे हो, जहाँ पे a और b दोनों रैशनल है, तो वो जो एलिमेंट है वो किस में चला गया? g में। सो x प्लस वाई किस में चला गया? g में। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। g इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकेंड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में वही आपको पता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है ना। यहाँ से स्टार्ट करो, वैल्यू रखो। यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने स्टेप कंबाइन कर दिया क्योंकि इन्होंने पहले कर चुके थे ये। तो सबसे पहले तो आप ये करोगे a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2, और फिर ब्रैकेट और बाहर a3 प्लस b3 रूट 2। अब ये चीज़ तो इसको कंबाइन कर दिया था, a1 प्लस a2 हो गया था, यहाँ b1 प्लस b2 हो गया था, रूट 2 हो गया था, एज इट इज लिख दिया इन्होंने, ये हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, जो रियल पार्ट नहीं बोल सकते यहाँ पे, जो विदाउट रूट 2 वाला पार्ट है ना उसको इकट्ठा कर लो, और रूट 2 वाला पार्ट है उसको इकट्ठा कर लो, तो क्या बच गया? a1 प्लस a2 प्लस a3 b1 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2। अब आपको कुछ ना कुछ करके ये इस फॉर्म में लाना है, यानी x वाली टर्म को अलग करना है। तो कैसे करोगे? a1 अलग a2 प्लस a3, b2 अलग b2 प्लस b3। अब तो ब्रैकेट में ये अलग किया, आप बिल्कुल ही अलग कर दो, तो क्या बन जाएगा? a1 प्लस b1 रूट 2, इधर से a1 इधर से b1 रूट 2 अलग करो, बाकी को इकट्ठा रख लो, a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2। तो क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। एक स्टेप और कर सकते हो आप यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या कर दो? a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a3 प्लस b3 रूट 2, जिससे ये पता चल जाए ना अच्छे से कि ये y हो गया, ये z हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा वो y हो जाएगा, वो z हो जाएगा। ये भी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। दस g सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, अब आपको पता है, ऑब्वियसली पता है आपको क्या जो एडिशन है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन होगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ 0 ना बोल के आप क्या बोल दोगे कि 0 प्लस 0 इंटू रूट 2। बात तो एक ही है ना, 0 प्लस 0 रूट 2 आएगा तो वैसे भी 0। तो इसके लिए ये एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और किस टाइप से कि किसी भी एलिमेंट के साथ आप उसको ऐड कर लो। a में 0 ऐड करोगे a आ गया, b रूट 2 में 0 रूट 2 ऐड करोगे तो b रूट 2 आ गया।
वही आ गया ना ऐसे में, तो ए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स मतलब बताइए आपको, इसमें क्या ऐड करें कि 0 + 0√2 आ जाए, या फिर आप कह सकते हो 0 आ जाए, -a - b√2 ऐसा एलिमेंट अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए ये उसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ क्या है, दो एलिमेंट लेने हैं, x + y = y + x प्रूव करना है। बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ किया ना, वैसे यहाँ होगा। x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, कंबाइन कर दो, फिर आगे पीछे कर लो, a2 + a1 b2 + b1, ठीक है। फिर अलग कर लो, a2 + b2√2 प्लस a1 + b1√2, तो y + x हो गया। तो कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है। तो पांचों है तो एब्लियन ग्रुप है। 11th देखिए, determine as to whether the following set together with indicated composition constitutes a group। एबिलियन नहीं, सिर्फ ग्रुप पूछा है इसने आपसे। और the set S of all ordered pair AB। सेट देखो ध्यान से समझना, सेट क्या है, ऐसे AB ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें A नॉन जीरो है और ऑपरेशन है किस टाइप से कि AB मल्टीप्लाइड बाय CD करोगे ना तो क्या हो जाए, AC यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए, कोमा BC सेकेंड और फर्स्ट मल्टीप्लाई हो जाए +D, मतलब किन्हीं भी दो पे ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर ये आएगा। ये तो है ऑपरेशन। और सेट क्या है, AB ऐसी सारी जो ऑर्डर पेयर होती है ना 1 2 2 3 5 3 जितनी भी एग्जिस्ट करती है उन सबका सेट कौन है, S, लेकिन A नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको दिखानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हो, दो एलिमेंट उठा के चलते हो, उसके दो ले लो, एक AB ले लो, एक CD ले लो। कंडीशन क्या थी, A नॉन जीरो है, A मतलब फर्स्ट वाला, तो A नॉन जीरो होगा, C नॉन जीरो होगा। अब ऑपरेशन है ये क्रॉस फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन यही है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होती तो अलग आता है, यहाँ हमने इन्होंने क्रॉस को अपनी तरफ से डिफाइन कर रखा है, तो वही चीज़ है। अब AB क्रॉस CD क्या होगा, AC और BC + D। अब ऐसे तो ऑर्डर पेयर्स सारी S के अंदर जा रही है, तो ये भी तो ऑर्डर पेयर बन गई, यहाँ भी कुछ है कोमा, यहाँ भी कुछ है, तो इसका मतलब S में चली गई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एक कंडीशन थी तभी जाएगा जब A नॉन जीरो है। अब A भी नॉन जीरो है, C भी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेशन खुद भी क्या है, नॉन जीरो है, तो AC क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब S में चला गया। दो कंडीशन थी, एक तो आप इस ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, सॉरी A, B, और दूसरा जो यहाँ पे है ना A वो नॉन जीरो हो, तो ये भी ऐसा ही कुछ है जहाँ पे AC क्या है, नॉन जीरो है, तो किस में चला गया, S में। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में तीन एलिमेंट लेने हैं आपको, AB हो गया, एक CD हो गया, एक EF हो गया, जहाँ पे A, C और E तीनों नॉन जीरो है, तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले ब्रैकेट, फिर इसके साथ, या इसको बाहर रख लो इसके साथ, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। कैसे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले इसको भूल जाओ बिल्कुल। अब किन्हीं दो पे लगा रहे थे तो क्या आ रहा था, AC BC + D, AC BC + D मल्टीप्लाई बाय दिस। अब ध्यान रखना, इसको आपने A मानना है, इसको B, इसको E, इसको F, यानी कि एक एलिमेंट ये है, एक है। क्या आ रहा था हमारा आंसर, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो क्या हो गया, ACE कोमा, फिर सेकंड वाले एलिमेंट की इसके फर्स्ट वाले के साथ, तो BC + D × E, और प्लस में हम क्या कर रहे थे फिर D मतलब ये वाला जो एलिमेंट बच गया, और वो यहाँ पे क्या है, F + F, ठीक है। ओपन कर लो, इसको अच्छे से लिख लो, ब्रैकेट सब हटा के सिर्फ बाहर वाली रख लेना, तो ACE, BCE + DE + F। सिमिलरली यहाँ पे पहले इन दोनों पे लगाओ तो क्या बन जाएगा, CE DE + F, फिर इसको एक मान लो, इसको एक मान लो, तो क्या बन जाएगा, ACE, BCE + DE + F, फिर एज इट इज इसको रखते होते हैं, तो फ्री आ गया। दोनों सेम है, तो इसका मतलब कंपोजिशन एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी अब अपनी तरफ से तो आप बता नहीं सकते ना यहाँ पे, क्यों ना तो एडिशन है ना मल्टीप्लिकेशन है, कोई क्रॉस नाम से है और वो इन्होंने अपनी तरफ से डिफाइन कर रखा है। तो जैसे हमने पीछे किया था, हम निकाल लेंगे यहाँ पे कि क्या हो गया आइडेंटिटी। उसके लिए क्या करते हो कि कंसिडर कर लो कोई एलिमेंट XY। अब आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी वो क्या होती है कि उसको AB के साथ क्रॉस करो, मल्टीप्लाई नहीं कहना, क्रॉस करो, यानी ऑपरेशन लगाओ, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप हो तो उनके ऊपर क्रॉस लगाओ और वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए, ये आइडेंटिटी तब हो जाएगा। तो ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं वो हम देखते हैं। तो XY क्रॉस AB = AB आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। तो देखो इन पे ऑपरेशन लगाओगे तो क्या आएगा, XA, YA + B
विच इज इक्वल टू ए बी। कंपेयर कर दो, एक्स ए इज इक्वल टू ए और वाई ए प्लस बी इक्वल टू बी। अब ए से ए हो गया कैंसिल, एक्स आ गया 1, बी से बी हो गया कैंसिल, तो वाई ए इक्वल टू 0, तो वाई भी 0, एक्स 1 है वाई 0 है। तो इसका मतलब 1,0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि उसको किसी के साथ भी क्रॉस करो वही एज इट इज आ जाएगा, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। इनवर्स देखो, इनवर्स भी हमें निकालना पड़ेगा। एक्स वाई आपने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, दिस इज इनवर्स ऑफ ए बी। इनवर्स कब होगा, देखो कोई भी एक्स वाई है, ये ऑर्डर्ड पेयर, इस ऑर्डर्ड पेयर की इनवर्स कब होगी, अगर इन दोनों पे क्रॉस लगाओ और क्या आ जाए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अभी पीछे निकाला हमने, क्या है 1 0। तो देखो इन पे ऑपरेशन लगा दो, क्या करते थे हम, एक्स ए और वाई ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 0। कंपेयर कर दो, ए एक्स इज इक्वल टू 1 और ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पे, वहाँ पे भी आपने एक्स वाई की निकाली थी। एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए, y इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी हर किसी ए बी के लिए 1 बाई ए कोमा बी माइनस ए एग्जिस्ट करता है, सच दैट अगर आप इसका इसके ऊपर क्रॉस ऑपरेशन लगाते हो तो वो इक्वल टू 1 0 आ जाता है, जो कि क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। तो ये क्या बन गया, इनवर्स। चारों प्रॉपर्टीज होगी, एबिलियन दिखाना नहीं था आपको, सिर्फ ग्रुप दिखाना था, तो चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। ग्रुप वैसे अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि क्या ये एबिलियन ग्रुप है, वो नहीं होगा, क्योंकि देखो इन्होंने दे रखा नोट में कि ए बी क्रॉस सी डी करोगे तो क्या आएगा, ए सी बी सी प्लस डी, और सी डी उल्टा करोगे यानी कि सी डी क्रॉस ए बी करोगे तो क्या आएगा, सी ए और डी ए प्लस बी। अब यहाँ पे बी सी प्लस डी है, यहाँ पे ए डी प्लस बी है, तो ये अलग अलग आगे तो इक्वल नहीं है। और वैसे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन वाले जो है ये चीज़ें ज़्यादा आती है एग्जाम में, तो ये भी आप कर लेना। और वैसे भी सिंपल है, 2 स्टेप्स करने हैं, इक्वल नहीं है तो कॉम्पिटेटिव नहीं है, कॉम्पिटेटिव नहीं है तो एबिलियन नहीं है। एबिलियन ग्रुप नहीं है लेकिन ग्रुप है। 12th एग्जाम्पल देखिए, 12th में इसने कहा एस एक नॉन एम्प्टी सेट है और ए एस एक ऐसा सेट है जिसमें 1 to 1 वैपिंग्स हैं एस टू एस। देखो सेट एस है, इसने कहा जो ए एस है ना, ये एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, मैपिंग्स हैं जो 1 1 है और वो मैपिंग एस से एस में है, यानी एस सेट है, एस सेट है, इससे इस पे आपने कोई मैपिंग डिफाइन कर दी। मैपिंग मतलब फंक्शन, कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया सिग्मा 1, तो वो सिग्मा 1 फर्स्ट फंक्शन हो गया। कोई और फंक्शन हो सकता है एस से एस में डिफाइन कर दिया जिसमें ये इससे रिलेटेड है, ये इससे है, ये इससे है, उसको सिग्मा 2 नाम दे दिया, फंक्शन हो गया ना। ये सिग्मा 1 भी एक फंक्शन है, सिग्मा 2 भी एक फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो गए, उन सब का सेट बना दिया आपने, तो वो क्या है, एक ए और एस है, ठीक है। और 1 1 मतलब एक ही इमेज सिर्फ एक ही होगी। एस से एस में जितने भी फंक्शंस आप बना रहे हो जो 1 1 है, उन सबको कलेक्ट करके सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सो ऑन, इसने क्या बनाया है, एस। आई होप आप समझ गए हैं। और इसका कुछ खास यूज नहीं है, प्रूफ तो इजीली हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इसने जो ऑपरेशन बताया वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, मैपिंग्स की कंपोजिशन, एंड प्रूव दैट दिस इज अ ग्रुप, लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसमें से कोई 2 चीज़ें उठा के चलते हो आप, आपने एफ उठा लिया, जी उठा लिया, तो ये सेट किसका था, 1 1 मैपिंग्स का, तो एफ और जी दोनों क्या है, 1 1 मैपिंग्स हैं। तो कंपोजिशन क्या कहती है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों क्या होती है, 1 1 मैपिंग होती हैं। यानी जब एफ और जी के ऊपर आप ये लगा रहे हो ना, इसके बीच में जो ऑपरेशन दिया उन्होंने कंपोजिशन, और इन दोनों के बीच में आगे पीछे कैसे भी करके लगा लो, वो भी हमेशा 1 1 मैपिंग होती है। ये रिजल्ट है, बस आपको लिखना है, प्रूव कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में 3 लेके चलते हो, तो एफ लिया, जी लिया, एच लिया, पहले इन 2 पे लगाओ और फिर बाहर ओ लगाओ। वो किसकी इक्वल आना चाहिए, पहले एफ और जी पे लगाया और फिर बाहर एच के साथ लगाया। अब देखो ये फंक्शंस हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो फंक्शन तो किसी एलिमेंट तो हमें लेना पड़ेगा ना, तो एक्स ले लिया मैंने। तो देखो अब इसको तो छोड़ दो, ये बाहर रह गया ना एफ और ब्रैकेट होगी शुरू, ये एज इट इज है पूरा, जी ओ एच एक्स बिल्कुल सेम है ना, सिर्फ डिफरेंस क्या आया, इसको हटा के आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब जी कंपोजिशन एच एक्स, आपको पता है क्या होता है, जी और फिर जैसे वहाँ पे कंपोजिशन हटा के ब्रैकेट लगी ना, ऐसे यहाँ पे कंपोजिशन हटा के ब्रैकेट लग जाएगी और क्या बच जाएगा अंदर, सिर्फ एच ऑफ एक्स, ठीक है।
अब इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, कहीं भी देखो ऑपरेशन को हटा के ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट को हटा के ऑपरेशन लगा सकते हो, बस ऐसे ही आप पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, सिर्फ एक ट्रिक सी है इसकी, बाकी और कुछ नहीं है, मतलब यही है। ये स्टार्टिंग में आपने क्या किया, ऑपरेशन को हटा के ब्रैकेट लगा दी, सेकंड में भी स्टेप में भी आप इसने ऑपरेशन हटा के और ब्रैकेट लगा दी। अब इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो ऑपरेशन लगा दो, FOGHX। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, इसको हटा के ऑपरेशन लगा दो, तो ये और ये सेम आगे, यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और जो x एलिमेंट होगा वो s का होगा, क्यों, ये फंक्शन सारे s से s में थे ना, तो फंक्शन किस पे लगेंगे, ये x हमने एलिमेंट किसका लेना पड़ेगा, s का लेना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें इनको स्किप ना करें, एग्जाम में हम कई बार ऐसे भूल जाते हैं, x s में से है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, हमने मान लिया E एक 1-1 मैपिंग है, किस टाइप से कि EX इज इक्वल टू x, कि E किसी भी एलिमेंट पर लगाओ वही एलिमेंट एज इट इज आ जाता है। तो इससे ये पता चल गया कि जो E है वो किस में बिलोंग करता है, AS में। ठीक है, क्योंकि 1-1 मैपिंग है और S के एलिमेंट पे लग रही है और S का ये एलिमेंट आ रहा है, तो S से S में है, 1-1 मैपिंग है, तो इसका मतलब ये AS में बिलोंग करती है। सेकेंड चीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि इसको किसके किसी भी एलिमेंट के साथ लगाओ वही एज इट इज आ जाए। तो देखो लगाओ F कंपोजिशन E और किसी एलिमेंट X पे लगेगा। अभी हमने देखा कंपोजिशन को हटा के ब्रैकेट लगा दो, तो F ब्रैकेट E ब्रैकेट X। अब E ऑफ X तो क्या था, X था, तो X रख दो, F ऑफ X बराबर आ गया ना, तो ये आइडेंटिटी है। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स मतलब किसी भी F बिलोंग्स टू AS के लिए। अब एक बात बताओ, ये क्या है, 1-1 मैपिंग है, इसमें से है तो इसका मतलब 1-1 मैपिंग है ना, S ऑन टू इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब S से S में। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू S देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है, देखो ऑन टू इटसेल्फ का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का 1-1 आपको पता है, 1-1 मतलब एक की एक इमेज है। ऑन टू का मतलब क्या है, यहाँ जितने भी एलिमेंट है ना सब की प्री इमेज है, मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट है ना सारे किसी ना किसी की इमेज जरूर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली पड़ा है वो किसी की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऑन टू का मतलब क्या है, हर किसी एलिमेंट की जो यहाँ पे है, जो रेंज में है, कोडोमेन में है, उसका हर एलिमेंट की प्री इमेज होती है, तो ये ऑन टू है। तो ऑन टू का मतलब क्या है, इसने कहा कि S से S में डिफाइन किया था, S से S में डिफाइन किया था, तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट y ले लो, उसके लिए इस दूसरे पीछे वाले सेट में एक x बिलोंग्स टू x जरूर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ के y के लिए कोई यहाँ पे x जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि इसके ऊपर जब आप ये f लगाओगे ना वो उसके इक्वल आ जाए। यही तो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई ऑन टू की, कि हर किसी एलिमेंट के लिए जो ये दो है ना इधर है, तो उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट इधर भी एग्जिस्ट कर जाएगा, कि इधर वाले पे जब ऑपरेशन लगाओ तो वो इधर वाला आ जाए। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू S को डोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू S, जो डोमेन वाला है, सच दैट डोमेन को डोमेन आपको पता है ना, डोमेन मतलब इधर वाला और को डोमेन मतलब उधर वाला, तो किस टाइप से कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है। अब देखो F इनवर्स y, इसको निकाल के देखो एक बार, तो आप वैसे आपको याद रखना है कि आपको यही करना है, तो F इनवर्स y ये आपको याद रखना है, कंपोजिशन को हटा के ब्रैकेट लगा दो, F इनवर्स y हो गया। लेकिन ये तो अभी x देखा था हमने, अगर f ऑफ x y है तो f को उधर ले जाओ, x विल बी इक्वल टू F इनवर्स y हो जाएगा, तो F इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, तो F इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, और इसकी जगह आपने रख दिया x, तो f ऑफ x हो गया। f ऑफ x अभी देखा था क्या था, y था, यानी और y लगा दो आप, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि e एक ऐसा फंक्शन था जो किसी पे भी लगाओ वही एज इट इज आ जाए, तो y को आप y लिख सकते हो। इसका मतलब f के लिए एक f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि इन दोनों पे जब आप वो ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब f का इनवर्स कौन है, f इनवर्स। ठीक है, फिफ्थ क्या, कम्यूटेटिविटी, इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, तो ये ग्रुप है लेकिन एबेलियन ग्रुप नहीं, तो प्रॉपर्टी है इसकी कि ये इक्वल होते ही नहीं, ऑलमोस्ट कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन हमें सबके लिए देखना है ना, सबके लिए इक्वल नहीं होते, तो ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो 2-3 एग्जाम्पल है वो एडिशन मॉडल और मल्टीप्लीकेशन मॉडल पे बेस्ड है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये होता है एडिशन मॉडल, ये प्लस और m,
ये होता है ना, ये एडिशन मोडलो एम बोलते हैं हम इसको। एडिशन क्यों, प्लस है, मोडलो एम, एम क्यों, यहाँ पे एम है, और किन्हीं दो एलिमेंट पे लगता है, इंटीजर्स पे ए और बी पे। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है इसका, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि जब ए और बी को आप ऐड करो और उसको एम से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बार और सुनना, जब ए प्लस बी को एम से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो आता है इसका आंसर। दिस इज इक्वल टू वो, कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। 15 प्लस 9 को यानी 24 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 बच गया ना, तो 4 आंसर आ गया। रिमाइंडर इसका आंसर आता है। 17 प्लस 8 25 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24, 1 रिमाइंडर बचा तो 1 आंसर आ गया। इसी टाइप से ये होता है। -25 प्लस 1 क्या बच गया, -24, -24 को 7 से डिवाइड करोगे तो 21 आता है, सिर्फ क्या बच गया, 1 मिनट इसका मैं बताती हूँ आपको। देखो वैसे तो -24 को 7 के साथ करोगे तो -3 आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना आपको, तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसी को ऐड कर दो तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी ना। तो +7 तो क्या है आंसर आपके पास, 4 आ गया, तो 4 आपका आंसर आ गया। नेगेटिव नहीं लेना, उसी में वो ऐड कर देना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो 4 आ गया ना, तो 4 आंसर आ जाएगा। वैसे नेगेटिव आएगा ही नहीं, जब भी आएगा उसी से ऐड कर देना आप उसको। बस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आप इनको ए और बी को ऐड कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो आर है, रिमाइंडर है, जिससे आप डिवाइड करते हो उससे उससे एक कम और ज़ीरो उनके बीच में लाई करता है ना। जैसे मान लो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर कभी 5 से बड़ा आ सकता है, नहीं, 0 या 4 के बीच में ही होगा ना, 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 आ गया तो फिर तो डिवाइड ही हो गया। तो 0 और 4 इनके बीच में आएगा, बस इसने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। अच्छा एक चीज़ और देखना, आर यहाँ पे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, लीस्ट छोटे से छोटा, मतलब क्या, नॉन नेगेटिव आपको पता चल गया, नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। लीस्ट मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप 15 और 9 24 है, 5 से डिवाइड कर रहे हो, मैं 5 को 3 से कर दूँ, 5 3 ज़ा 15, और फिर कितना बच गया, 9 बच गया, तो मैं 9 रिमाइंडर भी तो आएगा, 9 भी तो रिमाइंडर हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन लीस्ट लेना है। लीस्ट मतलब सारा कर करा के जो लास्ट में बचेगा ना, सिर्फ वही, ये मतलब है इसका। मल्टीप्लिकेशन मोड लो, मल्टीप्लिकेशन में जहाँ वहाँ पे ऐड किया था यहाँ मल्टीप्लाई करना, और कुछ चेंज नहीं है। जैसे ये है, इसका आंसर क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32, 32 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 10 ज़ा 30 हो गया, तो 2 बच गया ना, तो 2 आंसर आ गया। सिर्फ रिमाइंडर लिखना और कुछ नहीं करना आपको। नेगेटिव वाला केस देख लो, जब -6 और 9 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, -54, जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 54 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे सो दैट विल बी 52, तो -2 आ जाएगा ना, -2, लेकिन नेगेटिव हमें लेनी, तो -2 में क्या ऐड कर दो, 4, 2 आ गया आंसर। 13 देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, 2-3 एग्जाम्पल रहते हैं बस। ये सेट ले लिया। ऑपरेशन अब यहाँ पे क्या है, एडिशन मोडुलो 5, तो आपको बताना है ये एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब पहले इसने डिफाइन कर दिया कि ये आर के बराबर होता है जहाँ पे आर लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता है व्हेन ऑर्डिनरी सम ए प्लस बी को आप 5 से डिवाइड करते हो और इससे कम 4 और 0 इनके बीच में ही होती है आर की वैल्यू। लेस देन इक्वल टू भी है साथ में, ये ध्यान रखना, दोनों जगह इक्वल टू भी है, इक्वल भी हो सकता है ना 4 के और 0 के, सो 0 से और 4 के बीच में ये वैल्यू होगी। देखो फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हमें नहीं पता, नया नया सा हमने सीखा है इसको, तो अभी हमें नहीं पता ना कि अगर हम ए भी ले रहे हैं तो उन पे जब आप एडिशन मॉडुलो 5 लगाओगे तो वो भी जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या किसकी हेल्प लेंगे, कंपोजिशन टेबल की। कंपोजिशन टेबल में आपको पता है सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, क्या एलिमेंट्स 0 से लेके 4 तक सारे एलिमेंट लिखे, यहाँ भी सारे एलिमेंट लिख लिए, यहाँ पे ऑपरेशन लिख लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको और इसको वही ऑपरेशन लगाओ, अब 0 और 0 पे ऑपरेशन लगाओ एडिशन मॉडुलो 5, कैसे करोगे, इसको ऐड करके उसको 5 से डिवाइड करो, तो 0 है तो 0 ही आएगा। 0 और 1 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, हो ही नहीं सकता ना, 1 छोटा है तो 1, ये तो सिंपल है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दो 1, ये भी सारे छोटे ही चल रहे हैं। यहाँ देखो अब 4 और 1 क्या हो गया, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0।
सिमिलरली यहाँ पे 0 और 2 को ऐड करोगे तो उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। डिवाइड ही नहीं होगा ना, एज इट इज आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ 5 आया था 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया तो 6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 5 से तो 5 डिवाइड हो गया, 1 बच गया तो वो 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। ऐसे ही सारा। तो जब भी आप इसके एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन लगाओगे किसी भी 2 एलिमेंट पे, तो सिर्फ यही एलिमेंट्स आ सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई आएगा, और ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो अपने आप ही होगी कि कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, उनके ऊपर जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो इनमें से ही कोई एलिमेंट आएगा जो कि सारे के सारे एस में से है। तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड देखो एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ एसोसिएटिविटी प्रूव करना। कैसे करते हैं एसोसिएटिविटी प्रूव, देखो 3 एलिमेंट लिए, पहले ये देखो प्रूव क्या करना है। प्रूव अब आपको ये करना है लास्ट में कि a प्लस एडिशन मोड लो, b मॉडिशन मोड लो 6 करो, यानी पहले b और 6 पे लगाओ या पहले a और b पे लगाओ, आंसर सेम आएगा। मेन पार्ट इन एडिशन मोड लो का यही होता है, एसोसिएटिविटी प्रूव करना, और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मान के चलो दैट इज इक्वल टू a प्लस 5r1, यानी कि एडिशन मॉडुलो 5r1, इसको आपने r1 मान लिया, यानी कि कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कोई ना कोई रिमाइंडर तो आएगा, r1 मान लो। तो क्या बच गया, a एडिशन मॉडुलो 5r1, जहाँ पे r1, जहाँ भी आप कोई रिमाइंडर लिखो ना r1, वहाँ क्या लिखोगे, दिस इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when b plus c is divided by 5, जैसे यहाँ पे लिखा था कि r is the least non negative remainder when ordinary sum is divided by 5, लेकिन जहाँ पे आंसर लिख दिया वहाँ पे तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में भी, और वैसे भी पता होना चाहिए आपको। जहाँ r1 लिखा वहाँ पे आपको साथ में ये लाइन लिख देनी है। अब एक बात बताओ, जब b plus c को आपने 5 से डिवाइड किया तो r1 रिमाइंडर बच गया। तो एक डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी छोटी क्लासेस से। क्या होता है उसमें कि जिसको डिवाइड कर रहे हो दैट इज इक्वल टू जिससे डिवाइड कर रहे हो, यानी 5, कोई ना कोई क्वोशंट होगा उसका और रिमाइंडर उसमें ऐड हो जाता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप सर्च कर लेना, उसमें यही होता है कि डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। कहीं बोलने से आपको समझ नहीं आई इसलिए मैंने लिख दिया है डिवीजन एल्गोरिथम। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है इसका भी। वो क्या कहता है कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हो ना दैट इज इक्वल टू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो एक क्वोशंट आता है और रिमाइंडर उसमें ऐड हो जाता है। इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। अब ये बच गया, इसको भी इसको सोल्व करके भी कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, वो आपने R2 मान लिया, जहाँ पे R2 क्या लिस्ट नो नेगेटिव रिमाइंडर है जब a प्लस r1 को डिवाइड किया जाता है किससे, 5 से। तो सेम चीज़ यहाँ लगानी है कि a प्लस r1 को जब डिवाइड किया 5 से तो a प्लस r1 इज इक्वल टू 5, कोई क्वेश्चन Q2 आ जाएगा इस बार, प्लस R2 जो रिमाइंडर आया है। तो इक्वेशन हमारी तैयार, यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लो, a प्लस r1 माइनस 5Q2। फर्स्ट इक्वेशन हमारी रेडी है, सेकेंड इक्वेशन हमारी रेडी है। अब क्या फर्स्ट और सेकेंड में कुछ है जिसमें आप वैल्यू रख सकते हो, R1 की वैल्यू इसमें भी है इसमें भी है, तो वैल्यू रख दो। यहाँ से उठा के इसमें वैल्यू रख दो R1 की, क्या होगा, R1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, b प्लस सी माइनस 5Q1, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 5Q1 माइनस 5Q2 पहले ही था। a प्लस बी प्लस सी एक साइड, बाकी सबको एक साइड रख लो, तो a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 5 इंटू Q1 प्लस Q2 और प्लस का R2। इससे क्या पता चल रहा है कि जब a प्लस बी प्लस सी को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, R2। देखो यानी वी हैव R2 एज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जब इसको डिवाइड किया जाता है 5 से, यानी कि इन शॉर्ट आपने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया कि जब a प्लस बी प्लस सी को 5 से डिवाइड करते हो तो R2 आपका आंसर आता है। बिल्कुल सेम स्टेप आपको इसके लिए करने हैं। वहाँ पे b एडिशन मॉडुलो 5c को आपने R1 माना था, फिर जो यहाँ और वहाँ बच गया था a एडिशन मॉडुलो 5r1 को R2 माना था, यहाँ पे R3 और R4 का यूज़ करना है। सो a एडिशन मॉडुलो 5b इसको मान लिया आपने, कोई ना कोई R3 आएगा, ये एज इट इज लिख लो, जहाँ पे R3 कोई लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब इसको उससे डिवाइड किया जाता है। एल्गोरिथम लगाओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 5Q3 प्लस R1 होगा। अब इस चीज़ को सोल्व करके भी कोई ना कोई R4 आएगा,
जहाँ पे R4 लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब R3 प्लस C को डिवाइड किया जाएगा 5 से। तो वही एल्गोरिथम यहाँ लगा दो कि R3 प्लस C इज इक्वल टू 5Q1 प्लस R4। R4 की वैल्यू निकालनी है। अब R3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस बी माइनस 5Q3। इसमें रख दो, क्या आ जाएगा, R4 इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी माइनस 5Q3 माइनस 5Q4। निकाल के देखना यही आएगा। A प्लस बी प्लस सी को एक साइड रख लो, बाकी एक साइड रख लो। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब A प्लस बी प्लस सी को जब आप डिवाइड करते हो 5 से तो रिमाइंडर आता है 4। अब एक बात बताओ, ये भी लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है, ये भी लीस्ट नॉन नेगेटिव है, दोनों लिस्ट है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अब ये भी सबसे छोटा है, ये भी सबसे छोटा है। अब दो अनइक्वल जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों छोटे से छोटे कैसे हो सकते हैं, छोटे से छोटा तो एक ही होगा ना, लेकिन हैं दोनों, तो इसका मतलब R2 और R4 दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, और R2 था क्या, ये था, इसको सोल्व करके हमने R2 निकाला था, और R4 क्या था, इसको सोल्व करके मैंने निकाला था R4। तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, यही हमारी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी ना इसमें, तो YouTube में आपको पता है ऑप्शन होता है, आप स्पीड स्लो कर सकते हो। जो ऊपर 3 डॉट्स होते हैं ना, वहाँ जाके और आप स्पीड को जो है प्लेबैक स्पीड, शायद इस नाम से कुछ होता है, वहाँ पे जाके स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। और अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमारे पास 0 इसमें एक ऐसा एलिमेंट है कि इसके पास आप अगर एडिशन मॉडल लगाओ आगे या पीछे तो एक इक्वल ही आएगा, तो 0 आइडेंटिटी है। इनवर्स मतलब क्या कि कंपोजिशन टेबल से आपको पता चल गया। देखो इनवर्स मतलब क्या कि किसी भी एलिमेंट को किसके साथ हम एडिशन मॉडल 5 लगाएं कि क्या आ जाए, 0। अब 0 को किसके साथ ऑपरेट करोगे कि 0 आ जाए, 0, तो 0 का इनवर्स कौन है, 0। 1 को किसके साथ ऑपरेट करो कि 0 आ जाए, 0 कहाँ आ रहा है, ये रहा। किसके साथ ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, 4 के साथ, तो 1 का हो गया 4। 2 को किसके साथ ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 के साथ, तो 2 का 3, 0 का 0, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। ठीक है, ये इसके क्या है, इनवर्स है। और कम्यूटेटिव लॉ तो होता ही है, क्योंकि इसके लिए ये करो ये करो, A प्लस बी को 5 से डिवाइड कर दो या B प्लस ए को 5 से डिवाइड कर दो, बात तो वही है ना, क्योंकि दोनों इंटीजर है A और B, तो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। 14 देखिए, बस वही बात है, सेट वही है, बस मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 6 दे दिया, एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन कर दिया और 5 की जगह 6 कर दिया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले ये आपने डिफाइन कर दिया कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब A मल्टीप्लाई बाय C को 6 से डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे R जो है वो 0 और 5 के लेस देन इक्वल टू है। कंपोजिशन टेबल आप बनाओगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कंपोजिशन टेबल से ही क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। एसोसिएटिविटी जो है, रेफर एग्जाम्पल 13, यानी कि जैसे 13 में किया ना, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। अब ये काम आपका है, आपको खुद करके देखना ही, क्योंकि जैसा वहाँ पे किया बिल्कुल वैसा ही। थोड़ा हिंट देखो, हिंट दे देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हिंट तो आपको मिलना चाहिए ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई R1 आएगा, फिर A पे और R1 पे जब ये लगाओगे तो कोई ना कोई R2 आएगा, तो इनका आंसर क्या आ गया, R2, जहाँ पे R2 क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब उसको उससे डिवाइड किया जाता है। अच्छा, इस टाइप की चीज़ें भी होंगी वहाँ पे, ये भी करनी है आपको। सिमिलरली फिर यहाँ पे कि इसके लिए कोई R3 मान लेना, फिर R3 मल्टीप्लीकेशन 6 मॉडलो 6 C पे लगाओगे तो कोई R4 आ जाएगा, जहाँ पे R4 लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। उसके लिए भी कुछ कैलकुलेशंस हो जाएंगे बिल्कुल वैसे ही, वहाँ पे प्लस चल रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस चल रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा बस। ठीक है, अब यहाँ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आया क्या, R2, यहाँ पे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आया R3, यानी A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, उसको 6 से डिवाइड करने पे R2 भी लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, और उसको 6 से डिवाइड करने पे R4 भी लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। अब दो चीज़ें तो लिस्ट हो नहीं सकती, तो दोनों इक्वल है, तो R2 इज इक्वल टू R4, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मैं करके नहीं दिखाऊंगी आपको यहाँ पे, आप खुद ट्राई करना, और आई होप आप कर लोगे। और अगर फिर भी नहीं होता है तो एक्सरसाइज जब हम करेंगे मैं कल करा दूंगी, आज ही आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, क्योंकि कल तो फिर मैं वीडियो ही बनाऊंगी ना। बाकी इजी है, आपको कर लेना चाहिए, इससे आपकी कैपेबिलिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं
और कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको बता भी दिया, जो बताया बस वही करना है। वहाँ पे कैलकुलेशंस प्लस माइनस में थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में करनी है बस। थर्ड देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वन एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि इसको किसी के साथ भी ऑपरेट करो वही आ जाता है, तो वन आइडेंटिटी है। इनवर्स कंपोजिशन टेबल से आपको, एक मिनट, इनवर्स देखो, इनवर्स कंपोजिशन टेबल से आपको ये दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जीरो को किसके साथ ऑपरेट करोगे कि आंसर आ जाए वन? वन मतलब वन क्या होता है? आइडेंटिटी होता है ना। अब जीरो को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही आना है, तो वन तो आ ही नहीं सकता किसी केस में, तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कंडीशन क्या थी कि हर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जीरो का नहीं कर रहा तो इसका मतलब नहीं करता इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ग्रुप नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है 15th। ये सेट है, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 है। तो शो दैट द सेट एस इज नॉट अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन मॉडुलो 6। इस सेट में और पीछे वाले सेट में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे जीरो था साथ में, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो एक बात बताओ, कंपोजिशन टेबल आपको बनानी है, जीरो हटा देना ना, क्योंकि जीरो इसका एलिमेंट ही नहीं है। ये लाइन हट जाएगी यहाँ से, और ये वाली, ये 0 0 वाली, ये वाली लाइन हट जाएगी यहाँ से, बाकी सब आएगा सेम। अब एक बात बताओ, 3 और 2 की कंपोजिशन 0 आ रही है, तो इन दोनों पे जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो आंसर आ रहा है 0, लेकिन 0 तो इस सेट में है ही नहीं। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि नहीं, 2 एलिमेंट पे लगाओ, जो आंसर आए वो भी उसी के अंदर आना चाहिए। 2 और 3 पे, या फिर आप कह सकते हो 3 और 2 पे, या फिर आप कह सकते हो 1 और 4 पे, और आप कह सकते हो 4 और 1 पे लगाया, 0 आया, लेकिन 0 तो सेट में है ही नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, फर्स्ट ही नहीं हुई, तो ग्रुप नहीं है। सो ये है हमारे एग्जाम्पल्स, और नेक्स्ट में हम वही करेंगे, हमारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चंस हैं, तो तभी तक आपको ये वेट नहीं करना एक्सरसाइज का, ट्राई करना एक्सरसाइज को, और जो प्रॉब्लम्स होंगी फिर वो आप वीडियो के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी चेक करते सकते हो उनको। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।